हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे आपको यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको इस चैनल पे यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं, तो 11 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। आज ये आपका 12 पार्ट रहेगा। तो आप बाकी के पार्ट्स देख लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। आप क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाइएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हुए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ हुआ। तो चार ऑप्शन है, बाई सब्सटेंशियल चेंजेस इन द लाइसेंसिंग पॉलिसी, यानी कि लाइसेंस देने की नीति में पर्याप्त परिवर्तन द्वारा, बाई रिमूविंग प्रोसीड्यूरल हर्डल्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए प्रक्रियात्मक अड़चनें दूर करके, या फिर बाई सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग इम्पोर्ट टैक्स रेट्स, आयात कर की दरों में महत्वपूर्ण कमी करके, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसी से हमारा आंसर भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम उदारवाद की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में लिबरलाइजेशन बोलते हैं, तो वो आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी थोड़ी थोड़ी पॉलिसीज को, अपने रूल्स को, ठीक है, टैक्सेस वगैरह के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स को थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगती है, यानी कि आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है पॉलिसीज से और रूल्स को रिमूव करने लगती है, ठीक है। तो वही सिचुएशन क्या कहलाती है, लिबरलाइजेशन की सिचुएशन या फिर उदारवाद की सिचुएशन कहलाती है कि उदारवाद प्रारंभ हो रहा है या आपको लिबरल छोड़ रही है गवर्नमेंट, लिबरलाइजेशन दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही है कि आपके लाइसेंस देने की नीति में पर्याप्त परिवर्तन करती है गवर्नमेंट, रिमूव करती है आपके विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए प्रक्रियात्मक अड़चनें दूर करके, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो प्रोसीजर्स है उनको रिमूव करती है, सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग इम्पोर्ट टैक्स रेट, इम्पोर्ट टैक्स रेट्स को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये चारों चीजें, तीनों चीजें ठीक है। इन तीनों से आप पता चलता है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका लिबरलाइजेशन की डिफिनीशन भी मैंने ऐड कर दी है, इसमें देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन रिफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इन एरियाज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमारी जब रिलैक्सेशन देती है गवर्नमेंट, रेस्ट्रिक्शंस को हटाने लगती है, रूल्स को कम करने लगती है, तो वही सिचुएशन क्या कहलाती है, लिबरलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। दस व्हेन गवर्नमेंट लिबरलाइजेस ट्रेड, इट मींस इट हैज रिमूव्ड द टैरिफ्स। तो जब वो ट्रेड्स को लिबरलाइज करती है, थोड़ी छूट प्रोवाइड करती है ट्रेड करने में, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वो टैरिफ्स को रिमूव कर रही है, और अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्री। तो कंट्री में गुड्स के और सर्विसेज के फ्लो करने में जो रेस्ट्रिक्शंस लगी होती है, उनको जब धीरे धीरे कम करने लगती है गवर्नमेंट, तो वही क्या कहलाता है, आपका लिबरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। इसके नाम से ही क्लियर है कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें मिक्स्ड चलता हो कुछ, ठीक है। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का सम्मिलित विकास। तीसरा ऑप्शन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन रूरल एंड अर्बन पुअर, यानी कि ग्रामीण तथा शहरी गरीबों के मध्य संपत्ति का बराबर विभाजन। चौथा ऑप्शन है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर को एग्जिस्टेंस, यानी कि निजी एवं सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात सिर्फ डी ऑप्शन में हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, यानी कि निजी एवं सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसलिए यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम होती है जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को साथ में लेके चलते हैं, तभी उसका नाम क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि हम दोनों को मिक्स करके चल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंस, इसके मीनिंग भी देख लेते हैं।
any economy in which private corporate enterprises and public sector enterprises exist side by side, दोनों side by side चलती रहती हैं, and decisions taken through market mechanism are supplemented by some of partial planning, दोनों की प्लानिंग के थ्रू ही कोई डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट इकोनॉमी हो गई, ये कॉमन इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी हो गई, और आपकी ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में आपके प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का रोल होता है, स्टार्ट बिजनेस करने का फ्रीडम होता है, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी होते हैं, सप्लाई डिमांड और प्राइस कंट्रोल भी होता है, यानी कि दोनों को हम मिक्स करके चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रिकार्डो इज फेमस फॉर, तो रिकार्डो प्रसिद्ध है किस लिए, तो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, पॉपुलेशन थ्योरी दी है, कि कॉस्ट थ्योरी दी है, कि रेंट थ्योरी दी है, ठीक है, कि प्रॉफिट थ्योरी दी है। तो अगर हम डेविड रिकार्डो की बात करें तो वो फेमस है अपनी रेंट थ्योरी के लिए, उन्होंने रेंट थ्योरी दी है, लगान सिद्धांत के लिए ही आपके रिकार्डो प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेंट थ्योरी। अब चलिए देखते हैं कि रिकार्डो ने रेंट थ्योरी में क्या क्या बातें कही हैं। डेविड रिकार्डो एन इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिक्स, तो ये इंग्लिश के क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। फर्स्ट डेवलप्ड द थ्योरी इन 1817 टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक रेंट, तो इन्होंने इकोनॉमिक रेंट के ओरिजिन और नेचर के बारे में पहली बार एक्सप्लेनेशन दिया है या थ्योरी दी है 1817 में। ठीक है, रिकार्डो डिफाइंड रेंट एज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible power of the soil, यानी कि जिस मिट्टी पे हम रह रहे हैं, ठीक है, उसका जो हम किराया दे रहे हैं लैंडलॉर्ड को, वही उसका अर्थ वो प्रोड्यूस करती है इनके हिसाब से, और उसी प्रोड्यूस का हम उसको रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इन हिज थ्योरी रेंट इज नथिंग, इनके अनुसार किराया कुछ भी नहीं है, बट द प्रोड्यूसर्स सरप्लस और डिफरेंशियल गेन एंड इट इज फाउंड इन लैंड ओनली, इनके हिसाब से वो प्रोड्यूसर्स का सरप्लस होता है या फिर एक दूसरी तरह का गेन होता है जो कि लैंड पे फाउंड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका तो आंसर ही सो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मनी इज व्हाट मनी डज, ये किसने कहा था, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग सही करिएगा, यह किसने कहा था, तो 4 ऑप्शन है, वॉल्कर, रॉबर्टसन, प्रॉथर या पावल इंजिन। तो अगर हम बात करें मनी वह है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये बहुत फेमस कोट है और ये वॉल्कर ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्कर आंसर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी इन नॉर्मल सेंस इंक्लूड्स, तो साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें क्या क्या शामिल होता है, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मनी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो 4 ऑप्शन है, पहला करेंसी, दूसरा करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, तीसरा आपका करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट, चौथा आपका ऑल लिक्विड एसेट्स। तो अगर हम मनी के ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो उस ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मनी में हम 2 चीजों को इंक्लूड करते हैं, एक आपका मुद्रा, दूसरा मांग जमा राशि, यानी कि करेंसी और डिमांड डिपॉजिट दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी इन नॉर्मल सेंस करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। तो चलिए समझते हैं कि ट्रेडिशनल और मॉनेटरी अप्रोच दोनों क्या होती हैं। द ट्रेडिशनल अप्रोच एम्फेसाइजेस द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी, तो ये मनी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन पर ज्यादा एम्फेसाइज करती है, फोकस करती है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज करेंसी विथ पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विथ कॉमर्शियल बैंक्स, तो ये पब्लिक के थ्रू जो करेंसी का यूज किया जाता है उसको इंक्लूड करती है मनी में, या फिर जो कॉमर्शियल बैंक से हम डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं उसको इंक्लूड करती है। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट्स आर द करंट अकाउंट्स ऑफ डिपॉजिटर्स इन अ कॉमर्शियल बैंक। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग केवल करेंसी और डिमांड डिपॉजिट को ही मनी में इंक्लूड किया जाता है। चलिए अब मॉनेटरी अप्रोच में देखते हैं। दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द मिल्टन फ्रेडमैन एंड अदर क्वांटिटी थ्योरिस्ट ऑफ मॉनेटरिस्ट। ठीक है, तो इनको मिल्टन फ्रेडमैन ने दिया था। फ्रेडमैन डिफाइंड मनी एज अ टेम्परेरी अबाउट ऑफ परचेजिंग पावर,
तो मनी एक परचेजिंग पावर के लिए टेम्परेरी चीज होती है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, मनी कैन एक्ट एज अ टेम्परेरी अवॉर्ड ऑफ परचेजिंग पावर if it is kept in the form of cash, demand deposits, or any other assets which is close to currency near money assets। तो इनके अकॉर्डिंग तीन चीजें हो गई। Thus money according to the monetarist approach includes currency, demand deposits and time deposits। तो इन्होंने टाइम डिपॉजिट्स को भी ऐड कर दिया है। तो मॉनेटरी अप्रोच में करेंसी भी आएगी, डिमांड डिपॉजिट भी आएगा और टाइम डिपॉजिट भी आएगा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाएगा तो आपको ये वाला आंसर लगाना है। चलिए लिक्विडिटी अप्रोच में देखते हैं। गर्ले एंड रैटक्लिफ कमिटी हैव गिवन लिक्विडिटी अप्रोच टू द डेफिनेशन ऑफ मनी। इन दिस अप्रोच द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी हैज बीन फर्दर वाइडेंड टू इंक्लूड इन मनी the monetarist definition plus the liabilities of non banking intermediaries। तो इन्होंने कुछ और चीजें मनी में इंक्लूड की हैं। इनके अकॉर्डिंग मनी इंक्लूड्स करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो अगर लिक्विडिटी अप्रोच से पूछेगा मनी की डिफिनीशन को तो उसमें हम इन चारों चीजों को इंक्लूड करेंगे। करेंसी भी आएगी, डिमांड डिपॉजिट भी आएगा, टाइम डिपॉजिट भी आएगा, सेविंग बैंक डिपॉजिट भी आएगा, शेयर्स और बॉन्ड्स भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी मार्केट प्रोवाइड्स, तो मुद्रा बाजार क्या प्रदान करता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है कि एग्रो क्रेडिट प्रोवाइड करता है कि कार क्रेडिट प्रोवाइड करता है कि नन ऑफ दिस? तो अगर हम मनी मार्केट की बात करें, मुद्रा बाजार की बात करें तो ये आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी कि अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि मनी मार्केट की क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आरबीआई ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अ मनी मार्केट। तो आरबीआई को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलती है मनी मार्केट में, क्योंकि सीधी सी बात है आरबीआई मनी से ही गवर्न करती है, मनी वगैरह की सब कुछ वही करती है आरबीआई आपकी। प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स टू वेरियस बोरोवर्स। तो ये बहुत से बोरोवर्स को शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है, यानी कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स प्रोवाइड करती है मनी मार्केट। इफिशियंट मैकेनिज्म फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड क्रेडिट कंट्रोल। तो ये कॉस्ट कंट्रोल और क्रेडिट कंट्रोल के लिए एक इफिशियंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इनेबल्स बिजनेसमैन टू इन्वेस्ट देयर टेम्परेरी सरप्लस। टेम्परेरी सरप्लस भी बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी मार्केट में। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट सिंपली अगर हम बोले तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स के लिए होती है। चलिए अब ये थे आपके आज तक के क्वेश्चंस। तो टोटल 6 क्वेश्चंस थे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ठीक है, तो चलिए आज का थॉट देखते हैं। गुड थिंग्स कम टू पीपल हु वेट। ठीक है, तो अच्छी चीजें उनके पास आती है जो इंतजार करते हैं। बट बेटर थिंग्स कम टू दोस हु गो आउट एंड गेट देम। तो इंतजार करने वालों के लिए अच्छी चीजें आती है। तो जो लोग इंतजार करते हैं उनके पास अच्छी चीजें आती हैं, लेकिन बेहतर चीजें उनके पास आती है जो बाहर जाते हैं उन्हें लेते हैं। लेकिन जो बेहतर चीजें यानी कि बेटर थिंग्स होती हैं सिर्फ उनके पास आती है जो उनके लिए काम करते हैं। यानी कि अगर आप इंतजार में रहेंगे कि आपको कुछ अच्छा मिल जाए तो अच्छा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ बेहतर चाहिए, कुछ जो सबसे अलग चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ अलग करने के लिए, कुछ बेहतर चीज पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ बेहतर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।